Good morning. This is the last topic of this chapter, bond parameters. So in this topic we will discuss four bond parameters. First one is your bond length. Second is your bond energy or bond enthalpy. Third parameter is bond angle. And fourth one is bond order. छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक. तो these are the four bond parameters that we are going to discuss: bond length, bond energy, bond angle, and bond order. So let's start with the bond length first. Okay. So what is bond length? Actually, the average distance between the center of nuclei of two bounded atoms. Two bounded atom means जैसे दो एटम ने बॉन्ड बना लिया, मान लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो ये डॉट्स जो है ये न्यूक्लियस है उसका. न्यूक्लियस के सेंटर में से जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको ही बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ के जो यूनिट्स हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, या ज्यादा से यूनिट है एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है. कई बार नैनोमीटर भी लिखा होता है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है. पिकोमीटर लिखा हो तो 10⁻12 मीटर होता है. ये इसके जनरली यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं. तो सपोज कर लो कि ये जो आपका एटम है, ये है ए, ये है बी. तो ये जो रेडियस है, इसका रेडियस और इसका रेडियस आप देखेंगे ना, आर डी जो है वो आर ए और आर बी के इक्वल है. क्लियर? फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं? तो उसमें से फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ द एटम. ऑब्वियसली अगर साइज एटम का बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम. जैसे आप देखो एच एफ, पहले हम एच आई, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एच बी आर से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एच सी एल से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एच एफ से, बिकॉज आई बड़ा है. अगर आई बड़ा है, जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये हमारा आयोडीन है. दिस इज योर आयोडीन. तो इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो ये मैंने हाइड्रोजन को भी अटैच कर दिया, है ना. तो अब देखिए इसका और सेंटर का डिस्टेंस ऑब्वियसली इससे, इसके कंपैरेटिवली आप देख रहे हो ज्यादा है. जितना साइज बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा. दूसरा जो इसमें फैक्टर आता है वो है मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स. तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, उससे कम, उससे ज्यादा होगी फिर ऐसे सी डबल, उसके बाद आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड. अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये 154 पिकोमीटर है, ये 134 पिकोमीटर है और ये 120 पिकोमीटर है. मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की बढ़ रही है. ठीक है. तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन. टाइप ऑफ hybridization. Clear?
हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने पढ़ ली, लाइक s orbitals are smaller in size, so greater the s character, shorter is the hybridized orbital and shorter is the bond length. जैसे CH बॉन्ड है, ओके, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। अब ये जो हमारा, जैसे मैं पहले लिख लूं ऐसे, CH बॉन्ड सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये जो कार्बन है ये आपकी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये है आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में s करेक्टर कितना है 25%, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में s करेक्टर कितना है 33% और sp में s करेक्टर कितना है 50%। तो जितना s करेक्टर ज्यादा होता जाएगा उतना ही उसके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे sp3 है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जो बॉन्ड बना है C और H के बीच में कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन का S है ना, और ये जो बॉन्ड बना है कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का S। अब ये जो ओवरलैपिंग है sp3 और S में, उसकी लेंथ ज्यादा है क्योंकि sp3 में S करेक्टर है 25%, sp2 में बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्मॉल हो गया, तो स्मॉल होने की वजह से जैसे यहाँ पे स्मॉल हो रहा है ऊपर को जाए तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट इज हमारा जो था सेकंड, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जहां हम उल्टा सोचें तो जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 2 इज आर bond energy. Amount of energy required to break 1 mole of bond of particular type. Amount of energy required to break 1 mole of bonds of particular type. लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए अबाउट 436 किलो जूल पर मोल, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना है तो एनर्जी कितनी चाहिए हमें 436 किलो जूल पर मोल। तो ये दोनों हाइड्रोजन टूट जाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी ही रिलीज होती है, उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी ही कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, ये इसका यूनिट है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी को हम ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें तो सीधा जितनी एनर्जी इसमें ब्रेक होने में लगती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। O2 है तो में बॉन्ड ब्रेक किया, ओके, जैसे Cl2 है तो Cl बॉन्ड ब्रेक किया। लेकिन जब पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे मान लो वाटर आ गया, अब वाटर का पहले एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पहले ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बन गया HO+H, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी लगी वो मान लो है x किलो जूल पर मोल। अब जो HO है उसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करने के लिए फिर एनर्जी लगी, अब H अलग हो गया, O अलग हो गया, अब जो बॉन्ड एनर्जी लगी वो हो गई हमारी y किलो जूल पर मोल। ये जो x एंड y है ना, x एंड y किलो जूल पर मोल, these are BDE, bond dissociation energy. Then what is bond energy? Bond energy of OH bond in water is the average of these bond dissociation energy.
OH बॉन्ड की वाटर में बॉन्ड एनर्जी कितनी है, तो हम दोनों की एवरेज लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक्स एंड वाई दोनों सेम हो। फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, सेकंड बॉन्ड क्योंकि OH अनस्टेबल है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो वो एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। जब हम किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, लाइक बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इन वाटर क्या होगी, दोनों की एवरेज। लेकिन इस केस में बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि एवरेज भी वही आनी है। हाइड्रोजन की क्या एवरेज होगी, एक ही तो है। तो ये थी हमारी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ये नेक्स्ट एक चैप्टर थर्मोडायनामिक्स आएगा, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे किसी रिएक्शन के लिए। ओके, अब आ जाता है इसमें फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वही है साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो लेस इज द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ना आसान है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ, अगर हाइड्रोजन आयोडीन तोड़ना है तो एनर्जी कम चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमीन तोड़ना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। सेकेंड फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ऑब्वियसली अगर बॉन्ड ज्यादा है तो उसको एनर्जी तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C है। इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी अलग अलग अमाउंट में हमें चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, बॉन्ड एनर्जी इसकी, 3 बॉन्ड है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर। Greater the number of lone pair present on the bounded atom, greater is the repulsion between the atom. अब देखिए इसमें C सिंगल बॉन्ड C, N सिंगल बॉन्ड N, O सिंगल बॉन्ड O एंड F सिंगल बॉन्ड F। C में कोई लोन पेयर नहीं है, हम सबके लोन पेयर लिख लें। इसमें 0, इसमें लोन पेयर दोनों के पास 1-1 है, इसमें लोन पेयर दोनों के पास 2-2 है, और इसमें लोन पेयर दोनों के पास 3-3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी बॉन्ड एनर्जी किलोजॉल पर मोल में, कार्बन कार्बन को ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए 348 किलोजूल पर मोल, तो चलो लिखा ही हुआ है। 163 फॉर नाइट्रोजन, 146 फॉर ऑक्सीजन एंड 139 for fluorine. Why the energy decreases? Because more the number of lone pair, when there are lone pair, they repel each other. Suppose there is a 2 lone pair around oxygen, so I will just show it like this. This is a lone pair, this is a lone pair, so they will repel each other. When they repel each other, the bond between N and N break easily. It required less energy as compared to CC. You can see here. There are 2 lone pair, they repel more, even more. There are 3 lone pair, they repel stronger. When they repel each other, then the bond between F and F that break very easily, it required 139 kilojoule per mole energy. So this is a very important factor. So this is about the bond energy. Third, come to bond angle. Third bond parameter is bond angle. After the bond length and bond energy, now is a bond angle. So angle between the line joining the 2 atoms is called bond angle. For example, we have a
Then how will you define bond angle? The angle between the line joining the two atoms. This is a line which is joining these two atoms, and this is a line which is joining these two atoms. Angle between this is called bond angle. That is 109 degree to be accurate. Clear? So it is expressed in degree. We know that. Bond angle mainly depend upon the electronegativity. अब अगर हम कंपेयर करें वाटर का बॉन्ड एंगल, दिस इज द ओनली फैक्टर विच इफेक्ट इट. This is water. Bond angle we know is also depends upon the lone pair, number of lone pair. So bond angle is 104. In ammonia, there is only one lone pair, pyramid structure. So bond angle is 107. In this, bond angle is 109. You can see all these three molecules have the same geometry, that is tetrahedral, but the bond angle is different. The reason is that there are lone pair. Lone pair affect the bond angle. Bond pair also affect the bond angle. How? Suppose we take here SH, H to S. अब S क्या है? That is the part of, that is the same as a group as oxygen. दोनों सेम ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन और सल्फर, है ना? H2O, H2S, H2 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, H2 ट्रिलियम, H2PO. अगर आप नीचे जाओगे तो आपका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल डिक्रीज. ऐसा ही अमोनिया की केस में नाइट्रोजन फैमिली ले लो आप, NH3, सेकेंड नाइट्रोजन में है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. इसमें भी नीचे जाओगे तो बॉन्ड एंगल दैट decreases. Why it is so? This depends upon the lone pair, the bond pair. Now you can see here on this bond there are two bond pairs, two electrons. Here also two electrons, but here the electrons are close to the oxygen as compared to sulfur, because oxygen is more electronegative than sulfur. तो जो बॉन्ड पेयर है दे विल बी वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन. हियर द बॉन्ड पेयर दे आर लिटिल बिट अवे, और नीचे जाओगे अगेन अवे, इट्स मूविंग अवे. सो व्हेन द बॉन्ड पेयर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन. बाकी की रिपल्शन सब सेम है. ये रिपल्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये रिपल्शन इधर है, इधर भी है, ये रिपल्शन इस साइड है तो ये भी है. ओनली डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एंगल, डिपेंड्स ओनली अपॉन दिस. If these two pair of electrons they are close to sulfur, or they are close to central atom, they will repel more. If they are away, they will repel less. So, and when you move from top to bottom, these pair of electrons they starts moving away because electron activity decrease. तो सबसे close होंगे ऑक्सीजन में, तो जो close होंगे तो they will repel, bond angle is more. सल्फर के केस में ये थोड़े दूर हो गए तो रिपल्शन यहाँ कम होगी, तो कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज. और नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और कम होगी, ये पेयर और दूर हो गए, रिपल्शन और कम हो गई, तो फिर हाइड्रोजन और क्लोज आ जाएंगे. यही रीजन इसमें, यही रीजन इसमें. ओके, सो दिस इज बॉन्ड एंगल. लास्ट इज बॉन्ड ऑर्डर. As we discussed in molecular orbital theory, number of bonds present between the two atoms is called bond order. जितने bonds हैं, bond order basically is number of bonds between two atoms. Hydrogen, the bond order is 1. Chlorine, bond order is 1. Oxygen, bond order is 2. Nitrogen, bond order is 3. Like that. Okay. CO, bond order is 3. Okay. Now it is interesting to observe that isoelectronic species have the same bond order. Note it.
isoelectronic species have same bond order. For example, F2 and O22 negative. F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 + 9 18. ऑक्सीजन O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 16 + 2 नेगेटिव है तो 18. बोथ हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा. बोथ हैव अ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1. ऐसे ही N2CO NO पॉजिटिव. N2 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 + 8 14. इसमें कितने हैं? 7 + 8 - 1 14. ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा 3. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर. ओके. अब बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी के साथ लिंक वो हम कर चुके हैं. बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 / bond length, and also bond order is directly proportional to bond association energy. So this is about the bond parameters. So अब इसके साथ ये चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खत्म हुआ. इसके मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आप वो पूरी करें उसको 1-2 दिन में. उसके बाद हम नया चैप्टर जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करेंगे.